हेलो बच्चों, वेलकम टू एजिको। मैं राहुल कछावा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और लेके आ गया हूं हमारा सेकंड लेक्चर, हमारी रिवीजन सीरीज का सेकंड लेक्चर, जो कि किस पे बेस्ड होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करा था, हमने बताया था कि उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स हमने देखी थी कि हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स के हमें वहां पर उन टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिला। उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ देखा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीटली बेस्ड होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर आपको नियरली 7 to 8 मार्क्स का बोर्ड के अंदर इसका वेटेज है। ठीक है, जिसमें से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो, कभी 3 कभी 4 नंबर के क्वेश्चन आपके इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक पे बेस्ड होते ही होते, क्योंकि हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 है तो कहीं से न कहीं से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कभी 2 टॉपिक के आ गए, कभी 3 टॉपिक के आ गए। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए एक बहुत ही, कह सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ा रहे हो, आखिर ये होती क्या है? क्या है ये कोलिगेटिव, क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब सर जमीन जायदाद से नहीं बच्चों, ये केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी आ जाए, आपको एक शॉर्ट टर्म याद करनी है। इसका मतलब क्या होता है? नंबर। क्या होता है? हमेशा एक चीज याद रखो, नंबर जहां आ जाता है वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब किसका नंबर होगा, क्या होगा, उसको बताने के लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूं। ठीक है ना? तो वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमने डेफिनेशन लिख रखी है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना कि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने का मतलब क्या होगा? सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है। सोल्यूट यहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा ही कम होगा। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन, सोल्यूट कम होगा तो डाइल्यूट तो होना ही। विच डिपेंड, इसका मतलब है कि वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, क्योंकि वो थोड़ा सा ही होगा ना सोल्यूट पार्टिकल, तो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करेगा सोल्यूट पार्टिकल। क्योंकि जब वो है ही थोड़ा सा, तो उसका तो क्या ही नेचर होगा। ठीक है, तो वो सिर्फ उसके नंबर वहां पर आपको डिपेंड करता है कि यहां पर हमने उसे कितने नंबर आपने सोल्यूट पार्टिकल के डाले, उसी बेसिस पे तो हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? दोस प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। तो हमारे पास यहाँ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है बच्चों। फर्स्ट टाइप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको याद होगा हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ जो हमने 2 वोलेटाइल लिक्विड के लिए लिया था, यहां पर अब हम उसी की एप्लीकेशन आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हम क्या करेंगे? 2 वोलेटाइल लिक्विड की जगह 1 वोलेटाइल लिक्विड ले लेंगे और दूसरा नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। उसकी जगह आप कोई भी सॉलिड कंपाउंड ले सकते हो। तो उसकी हम एप्लीकेशन चेक करेंगे। दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट रेज कैसे होता है? एलिवेशन मतलब रेज होना, तो बॉइलिंग पॉइंट रेज कैसे होता है? क्यों रेज होगा? इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सोल्यूट मिला है। हर जगह आपको जो सोल्यूट भी डालेंगे ना अपन बच्चों, वो सोल्यूट भी कहीं कहीं नॉन वोलेटाइल होगा। अगर वो नॉन वोलेटाइल होगा तभी जाकर के ये चीजें होती है। आपने यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ठीक है बच्चों, आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें आपने कोई सॉल्वेंट है वाटर, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उसका क्या हो गया? एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आपने फ्रिज डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इसका मतलब आपने फिर यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, वो वेपर नहीं बनाता, तो फिर वहां पर उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया? गिरावट आ गई, डिप्रेशन आ गया। और लास्ट हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पढ़ने के लिए हमें पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस को पढ़ना जरूरी है, जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन मूव करता है। एक मूव नहीं करेगा, एक करेगा। ठीक है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन करेगा, तो बताएंगे अपन वहां पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले जब हम ऑस्मोसिस देखेंगे, उस प्रोसेस के अंदर हम किसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे आज के इस रिवीजन लेक्चर नंबर 2 का समरी है कि आज हम यहां पर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको क्या बोला? ये राउल्ट्स लॉ जो था 2 वोलेटाइल लिक्विड के लिए बात करी थी, ये सिर्फ 1 वोलेटाइल लिक्विड के बारे में डिस्कस करेगा। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे बच्चों। हमने ये अगेन एक बीकर लिया है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? कोई भी प्योर सॉल्वेंट ए को इसके अंदर हमने फिल कर लिया है। ठीक है, ये क्या है?
ए, ठीक है ना, ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, और हम कह सकते हैं कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट कह देंगे जिसका पार्शियल प्रेशर, सॉरी, जिसका किसी भी प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं होगा ना, इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा, पी ए नोट होगा, ठीक है ना, ये वेपर्स बन रही है ना, तो ये क्या है, पी ए नोट है। तो एक हम वोलेटाइल लेंगे, दूसरा हम क्या ले लेंगे, नॉन वोलेटाइल ले लेंगे, जो कि क्या है, बी है, ठीक है। तो क्या इसका वेपर प्रेशर होगा, हाँ, क्या बात करते हो सर, इसका कहां से वेपर प्रेशर हो सकता है, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना, तो ये तो वेपर बनाएगा ही नहीं, नॉन वोलेटाइल का मीन ही होता है जो वेपर नहीं बनाता है। कि सर अब क्या करना है, आपने तो राउल्स लॉ में तो दोनों को मिक्स कर दिया था, तो सिंपल, मैं इन दोनों को फिर मिक्स कर दूंगा। ये मैंने सॉलिड लिया है, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल कोई भी सॉलिड कंपाउंड है, और ये क्या है, आपके पास कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। दोनों को आपने मिक्स करके अगेन आपने क्या बना दिया है, कोई एक सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूट कह सकते हो आप, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब भी क्या हुआ, आप कोई भी सोल्यूट ऐड करो और सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ये किसका क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, जिसकी क्वांटिटी कम होते है उसे सोल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हम डाइल्यूट बनाएंगे जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और इस सोल्यूट का अमाउंट कम है, जो कि नॉन वोलेटाइल होगा। अब आप जब यहां पर नया सॉल्यूशन बनाओगे तो इस सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में इसकी सरफेस पे ना सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है, ना सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है, आपको बी के भी दिखेंगे। तो ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डाउन होगा, और डाउन होकर ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वेपर प्रेशर अब किसका होगा, सिर्फ इस ए का ही होगा यहां पे। तो मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपाउंड, ओके, और एनी सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन दैट गिवन सॉल्यूशन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हमें पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, पी ए नोट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर, अगर मैं कहूं टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन का, कि सर वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, पीए के ही इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पीबी का तो पार्शियल प्रेशर है ही नहीं, कोई पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो सर ये जो पी टोटल है, ठीक है ना, आप पी टोटल को ही किसके इक्वल करोगे, अब आप पीए के इक्वल करो, तो या तो इसे पी टोटल कहो या पी ए कहो, जो किसके इक्वल है, एक्स ए पी ए नॉट के इक्वल हो गया बच्चों। अच्छा, मैं एक बात जानता हूं जो मैंने कहीं टाइम पहले पढ़ी थी, हमारे पिछले ही सेशन में पढ़ी थी बच्चों, कंफ्यूज मत होना, कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों मिलकर के एक हो जाता है। अगर मैं यहां पर एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 माइनस एक्स बी होएगा या नहीं होएगा बच्चों, सर जरूर होएगा, आप कह रहे हो तो सब कुछ होएगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू, अच्छा, पी ए नॉट, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख देता हूं, ठीक है, इसे आप खोल दीजिए, पी ए नॉट माइनस एक्स बी, पी ए नॉट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को इधर लिखता हूं तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी पी ए नॉट के हो जाएगा। तो ये जो पी ए नॉट माइनस पी ए है, इससे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होगी बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सर आपने तो टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग लिया है, हाँ, तो मैंने क्या मना करा, तो ये क्या है, लोअरिंग है, इनिशियली पी ए नोट था, पी ए नोट में से पी ए चल गया, तो कितना डाउन हुआ वो हमें लोअरिंग यहां मिल गई, एक्स बी पी ए नोट के इक्वल। सर रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी फिर, उससे भी जान लेंगे, इस पी ए नोट को नीचे लेके आ जाओ, पी ए नोट माइनस पी ए
डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। कि सर ये है क्या, रिलेटिव लोडिंग। इसे ही हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, RLPV। यही क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। इसे मैं और मॉडिफाइड कर सकता हूं कि सर कैसे, अब तो बहुत सारे फॉर्मूले बताए जा रहे हो, नथिंग, ये सब इनका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट किसके इक्वल था यहां पे, एक्स बी के। अच्छा, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अच्छा ठीक है, अब आपने क्या बोला कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के टर्म में बात करी थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर मैं कहता हूं सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट के अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो सोल्यूट उसमें एक है, तभी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो क्या उसके सामने इसका कोई वजूद है, नहीं है। तो मैं इस एनबी को यहां पर नेग्लिजिबल मान सकता हूं, बिकॉज ये तो हमने बोला ना डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बहुत कम लिया है। तो किसके इक्वल हो गया, एनबी अपॉन एन ए। तो मैं और क्या लिख सकता हूं, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एन बी। मोल्स ऑफ बी क्या होता है, मास ऑफ बी। ठीक है, या मैं कह दूं वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई एन ए क्या होता है, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ, मोलर मास ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो ऊपर जल के क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ए। ये हमारे पास एक लास्ट और एक मॉडिफिकेशन फॉर्मूला आ चुका है किसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो सर आप एक बार फिर बता दीजिए, हमने एक वोलेटाइल कंपाउंड लिया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, हमने इन्हें मिक्स करा, एक हमें सॉल्यूशन मिला। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट था, लेकिन सॉरी इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट था, लेकिन अब इसका पार्शियल प्रेशर हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि बी है, इसके भी मॉलिक्यूल आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। फिर हमने क्या करा, पी टोटल जो था वो पी के ही इक्वल होगा, जो कि एक्स से पी ए नोट के होगा। हमने क्या करा, एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल कर दिया, जो कि होता है एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। हमने वैल्यू को पुट करा और हमें लास्ट में ये फॉर्मूला मिला, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर यूजिंग कैलकुलेशन और फॉर न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, नो डाउट। तो ये थी हमारी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो होगी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब है आपका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है सर, अगेन मैंने आपको वही बात वापस से रिपीट करने जा रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको सोल्यूट को ऐड करना है, और सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब उसकी वेपर नहीं बनेगी, उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। वही क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ठीक है ना, तो अब हम इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या करा था, एक वोलेटाइल कंपाउंड लेता उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया था। यहां भी यही करेंगे। सपोज जैसे कि मैंने अगेन एक बीकर लिया, ठीक है बच्चों, ऐसा मानो कि ये पानी है। ठीक है, दिस इज व्हाट, कि एक वाटर है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ सर, हम जानते हैं। अब ये क्या पुरानी बातें बताते रहते हो हमें, लेकिन बात यहां नहीं है। अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो रहा है ना। आप क्या लो, एक दूसरा कंपाउंड ले लो, मैं कह देता हूं एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप लेके इसमें ऐड कर दो। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ और ही चीज देखने को मिलेगी। अब क्या इसकी सरफेस पे इस नए सॉल्यूशन जो बना, ये पुराना सॉल्यूशन नहीं था, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट था। इस सॉल्वेंट को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म कर रहे हो, ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसकी सरफेस पे इस सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ जाएंगे। तो अब इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। अब आपको इसे बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना होगा,
मैं कह देता हूं यहां पर 100 यूनिट के अंदर आपके पास वेपर बन रही है, ठीक है ना, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या 100 यूनिट में आपकी वेपर बनेगी? नहीं बनेगी सर। क्यों नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि यहां पर इसके सरफेस पे कहीं जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड हो चुका है। तो आपको उतनी ही अमाउंट के अंदर जितनी यहां पर वेपर बनी थी उसके लिए आपको अगेन टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। मैं कहता हूं उतनी ही अमाउंट के अंदर जो वेपर है वो बन रही है एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करा है। तो ये जो डिफरेंस आया है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 100 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दिस वाटर और इन दिस सॉल्वेंट, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर ही लो, कोई और ले लो। कोई अगर 50 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, बॉइल, तो उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे, वो 70 डिग्री 80 डिग्री के ऊपर वेपर बनाएगा, ठीक है ना। तो बॉइल होने का इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग। इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होके कितना आ गया? 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो कितना चेंज आया? 20 डिग्री का चेंज आया। यही क्या कहलाता है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन आया हमें यहाँ पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का एलिवेशन आया, ठीक है। तो आप जब इसके लिए ग्राफ बनाते हो ना बच्चों, ठीक है, हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा कंप्लीटली वेपर प्रेशर के ऊपर होगा और टेम्परेचर के ऊपर होगा। मैं यहां पर वेपर प्रेशर ले लेता हूं, तो यहां पर टेम्परेचर ले लेता हूं। तो प्योर सॉल्वेंट का इतना था, ठीक है ना। टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर है, ये वेपर है। लेकिन अब आप क्या करोगे? जैसे ही आपने क्या करा, उसका सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करा उसका हमने ये देखो फर्स्ट ग्राफ जो था वो किसके लिए था? प्योर सॉल्वेंट के लिए था। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है सॉल्वेंट जो कि वाटर लिया है हमने यहां पे, और ये है सॉल्यूशन का, ठीक है ना। एक किसका है आपके पास? सॉल्वेंट का है, और दूसरा जो कर्व आ रहा है वो किसका है? सॉल्यूशन का है। वो कम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, ठीक है ना बच्चों। अब एक ही पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे देखो आप, क्या होगा? ये जो टेम्परेचर आएगा ये किसका है? टीबी का, ठीक है ना। टीबी नोट, मैं कह देता हूं टीबी नोट क्या है? कि बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। एक सेकंड, आप इसे लास्ट से ले लीजिए, ये रहा, और एक ये रहा, ये टीबी नॉट है, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया है डेल्टा टी, यही डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। चलिए आइए हम इसे और डिफाइन करते हैं कि ठीक है सर, आपने इसे इतना डिफाइन करा हमारे लिए बहुत है, लेकिन अभी चैप्टर यही खत्म नहीं होता है, टॉपिक यही खत्म नहीं होता है। तो जो चेंज आया है डेल्टा टीबी, यही आएगा चाहे बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज इन बॉइलिंग, ये किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था? टीबी, जो कि सॉल्यूशन का था, माइनस का टीबी नॉट, ठीक है। यही हमारा क्या होगा? डेल्टा टीबी होगा। अगर हम इसे एक और टर्म में समझे, एक्सपेरिमेंटल डेटा की, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा ये जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलेलिटी के। ध्यान रखना स्मॉल एम क्या है? मोलेलिटी। मैं जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है की, ठीक है ना। बॉइलिंग का कांस्टेंट है तो के बी इंटू एम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ डेल्टा टीबी का, विच इज व्हाट? के बी इंटू एम, जहां पर केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो आप, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे आप इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हो।
तो अब इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हमने कोई भी चीज इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा वो सब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्वांटम फैक्टर आई भी आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम ये सब चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जिनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, पर जब हम इन्हें पानी में डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि पहले कोई सॉल्यूशन था जो एक अपने जो उसका जनरल जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे वो क्या हो रहा था? बॉइल हो रहा था, ठीक है। आपने उसमें एक सोल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल था, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीमेंट आया है, जो चेंज आया है, वही क्या था? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाता है। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि आप यहीं लिख लीजिए, मैं कह देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि पूछा गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ठीक है। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 m solution of a non-electrolyte, solution of a non-electrolyte, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो ये आपको इसका आंसर फाइंड करना है बच्चों। इसमें आपको जो केबी की वैल्यू है वो गिवन है वाटर के लिए 0.52, ठीक है। आपको यूनिट भी निकालनी होगी, केबी होगा 0.52। अच्छा, आप यूनिट निकाल सकते हो, देखो टेम्परेचर दे रखा है ना, ठीक है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलेलिटी। तो आप मोलेलिटी क्या होता है? मोल बाय किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम, 0.5 केल्विन किलोग्राम, सॉरी, है ना, डिवाइडेड बाय मोल। तो अब इसे आपको फाइंड करना है ना बच्चों, कैसे करोगे? देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका पूछा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो आप क्या करोगे? इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? टीबी माइनस टीबी नोट। तो टीबी माइनस टीबी नोट को मैं किसके इक्वल कर सकता हूं? केबी इंटू एम, ठीक है। अच्छा, सोलवेंट आपको कौन दे रखा है? वाटर दे रखा है, ठीक है ना। आपको बॉइलिंग पॉइंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का, मतलब कि आपको बॉइलिंग पॉइंट इसका निकालना है, ठीक है ना, टीबी निकालना है, जो कि किसका होगा? इस हम इलेक्ट्रोलाइट का हम यहां पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इस सॉल्यूशन का निकालो। इस सॉल्यूशन का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, क्या आप टीबी की वैल्यू जानते हो? टीबी नोट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? टीबी नोट क्या है? वाटर का है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं यहाँ पे, टीबी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाटर क्या कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसे आप पहले चेंज करना, क्योंकि यहां पर आपको यूनिट केल्विन में दे रखी है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, दिस इज मोल, ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है? टीबी नोट की वैल्यू, है ना, आपको क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। तो टीबी जो कि सॉल्यूशन का है हमें फाइंड आउट करना है, केबी इंटू मल्टीप्लाई विद द एम डिवाइडेड बाय टीबी नॉट। केबी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद द मोलरिटी 0.2, मोलरिटी की भी वैल्यू यूनिट में रखता हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? मोल किलोग्राम इनवर्स डिवाइडेड बाय टीबी नॉट। टीबी नॉट कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, आप यहां पर रखो 273.15 केल्विन, जो कि हम यहां रखते हैं। इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना, आप यूनिट को यहां से निकाल सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी आएगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सर क्या होता है? तो कहानी वही है, कहानी अगेन हमारे पास सेम रहेगी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आपको क्या कैसे डिफाइन करना है।
जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर भी डिप्रेशन आ जाएगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेट कैसे हो, एक बार फिर बता दीजिए। कुछ नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, सारी कहानी अपने आप हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, अगेन एक सॉल्यूशन ले लूंगा वही वोलेटाइल का, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या, सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट लूंगा वोलेटाइल का, उसमें क्या करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, डाइल्यूट मतलब सोल्यूट का नंबर कम, सोल्यूट का नंबर कम है तो हम जो सिर्फ नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सोल्यूट कौन सा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैं किस में ऐड कर दूंगा, सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दूंगा। कौन सा सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना। मैं कहता हूं पानी है, पानी अभी कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगेन अब क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं कह देता हूं ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल ऐड है ना। तो जब फ्रीजिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पानी के अंदर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब जन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर। अब मैं कह देता हूं ये सब क्या हो जाते हैं, इन जनरल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये सब आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या बना दिया इन्होंने, एक आइस क्यूब बना दी, फ्रीज हो गए। लेकिन यहां पर क्या होता है, ठीक है, जब आपने कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इसमें ऐड करा है बच्चों, ठीक है। अब आपने जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया वो दूसरी कहानी है, ठीक है ना, ये अलग थी। अब वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल यहां आ गए, 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 यहां आ गए। तो जब हम इसे फ्रीज करेंगे, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ये दोनों मोलिक्यूल अपने आसपास जाने लगेंगे, ये बीच में आ जाएगा। ये दोनों मोलिक्यूल आपके आसपास जाकर के इस तरीके से बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हटाना होगा, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को और डाउन कर देंगे, और ज्यादा टेम्परेचर को डाउन करेंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये और तेजी से अपने पास आने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इनकी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो डिक्रीज हुआ, पहले 0 डिग्री था, अब मैंने और टेम्परेचर को डाउन कर दिया ताकि ये मॉलिक्यूल हट सके और ये आपस में फ्रीज हो सके इसकी जैसे। तो उसके लिए टेम्परेचर को और डिक्रीज करना होगा। सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हुआ है, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो गिरावट आई है 0 डिग्री से -5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों आई, कि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर ऐड थे। कितने की डिक्रीमेंस होगा, डिक्रीज बाय 5, ठीक है ना। तो यही 5 क्या होगा, हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। हमने वही लिया, हमने एक सॉल्वेंट लिया, पानी जो 0 डिग्री पे हो रहा था वो वाटर बना देता है, और आइस वाटर का आइस मतलब आइस फॉर्म बना लेता है ना, वाटर की। अब मैं क्या करता हूं, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लूंगा, तो वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देंगे, आइस बनाने नहीं देंगे। तो उसके लिए हमें और टेम्परेचर डाउन करना होगा। वो जो डिक्रीज हुआ टेम्परेचर के अंदर, वही क्या शो कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही कंसेप्ट क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कहलाता है। चलिए अब इसका एक बार हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर भी नजर मार लेंगे। ग्राफ अगेन उन्हीं दो चीजों पे बनेगा, ठीक है। वही वेपर प्रेशर ले लेता हूं मैं, यहां पे टेम्परेचर ले लेते हैं। ये कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट का था आपके पास, आपने प्योर सॉल्वेंट कौन सा लिया था, बताओ बच्चों, वाटर लिया था। लिख देता हूं मैं यहाँ वाटर। एग्जाम में आप वाटर मत लिखना, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ का इतना ज्यादा यूज होता नहीं है हमारे एग्जाम में। अगर ग्राफ बनाने को देते हैं तो आपको वाटर नहीं लिखना, आपको प्योर सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है ना। अब ये प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या मिला दिया, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करा तो सॉल्यूशन का क्या हो चुका होगा, वेपर प्रेशर। अगेन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका होगा, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें जैसे सॉलिड सॉल्वेंट को ऐड करूंगा तो वो देख सकते हैं वो और ज्यादा यहां पर चला जाएगा, ठीक है। आप इस लाइन को आप आगे खींच क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो क्या था, ये जो लाइन थी ये क्या शो कर रही है, वाटर। अच्छा ये क्या था, सॉल्यूशन का था,
ठीक है, ये वाटर था, इस वाटर में मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, तो ये चीज है ना, नॉन वोलेटाइल कोई भी सॉलिड सोल्यूट या आप कुछ भी सॉल्वेंट कैसे भी मेंशन कर लो, आप वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, जो कि कैसा था, टी एफ नॉट था, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर प्योर का। अब ये कितना हो गया, कम होकर के टी एफ पे आ गया, ये जो चेंज आया डेल्टा टी एफ, ये जो आया है डेल्टा टी एफ, यही क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। अब आपको क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नॉट होगा या टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, हम ज्यादा में से कम ही माइनस करेंगे ना, चेंज निकालना है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा। और आप इसे जब एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा टी एफ जो होगा, अगेन मोलैलिटी के भी किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे डेल्टा टी एफ टी बी की करी थी ना कहानी, वही कहानी इसकी भी है। डेल्टा टी एफ को आप फिर इसे हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के एफ इंटू एम, ठीक है ना। तो ये क्या आ चुका है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट आप कह सकते हो, इसे आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहो या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे टर्म दिए जाते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, टेम्परेचर की यूनिट किलोग्राम, सॉरी केल्विन, ओके बच्चों। मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। तो इस तरीके से आप कोई यूनिट भी निकाल सकते हो। तो सर एक बार फिर बता दीजिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, कि इसके अंदर हमने अगेन वही करा था, जैसे पानी लिया या कोई सॉल्वेंट लिया, वो एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आइस बना रहा है, ठीक है ना, आइस के दो या मेल्ट, अपन कह सकते हैं कि वो फ्रीज हो रहा है, मेल्ट नहीं फ्रीज हो रहा है। तो उस फ्रीज होने के टाइम, सपोज मैं कह देता हूँ कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, अब मैंने उसमें को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो उसके फ्रीज होने में क्या करेंगे, दिक्कत देंगे, तो आपको और टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। तो वो जो जिस डिग्री में डाउन हो रहा है, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसी टाइम डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इससे के भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि कोई भी हमारे पास, सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है ना, कि आपको व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ, है ना, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अगर वो कह देता है कि इफ द मोलैलिटी, इफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5, और वो ऐसे भी बोल सकता है इफ 0.5 मोलल सॉल्यूशन इज देयर, तो मोलल के दे या मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.5 एम, ठीक है ना, इफ मोलैलिटी इज 0.5 एम, ठीक है। और आपको कह देगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, और के एफ की वैल्यू आपको वहां पर गिवन होगी, जैसे कि 1.86 दे देगा आपको, ठीक है ना, किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये दे देगा। तो आपको सिंपल सा निकालना है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, ये आपको पूछा है, के एफ की वैल्यू आप रख दो 1.86 मल्टीप्लाई 0.5, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे ये पूछता है कि बताओ, जैसे वो कहेगा कि सॉल्वेंट मैंने पानी लिया, ठीक है ना, तो बताओ कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो, आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, या फिर आपको सॉल्वेंट का टेम्परेचर पूछ रहा है, या सॉल्यूशन का टेम्परेचर पूछता है। ये टीएफ नॉट किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, जहां पर नॉट लग गया वो सॉल्वेंट के लिए यूज है, और ये है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये चीज का बहुत ध्यान रखना। अगर वो इसी में कह देता है कि मैंने वाटर लिया है, ठीक है ना, एज ए सॉल्वेंट वाटर लिया है, तो बताओ सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि तो टी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, ठीक है बच्चों। अच्छा वो उसने क्या बोला, सॉल्यूशन का पूछा, मतलब कि टी एफ पूछा है, तो सोल्यूट का कितना होगा आपको पता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है ना। तो टी एफ नॉट माना टी एफ नॉट, अच्छा, इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगी उधर की तरफ चल जाएगी, टी एफ, वन सेकेंड, के एफ इंटू एम, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी एफ होएगा कि नहीं होएगा बच्चों, ये सर हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट।
कुछ नहीं है डाउट। या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, टी एफ नॉट माइनस के एफ इंटू एम डेट इज इक्वल टू टी एफ। तो यहां से आप टी एफ भी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सोल्व करने हैं कि आपको टीएफ पूछा है, टीएफ नॉट पूछा है। तो ये क्या था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारी जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने से पहले मैंने एक डेफिनेशन जो लिखी है, ये एक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख रखी, ठीक है ना। तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? एक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। मैं आपको पहले ऑस्मोसिस समझाऊंगा कि सर ये ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको ऑस्मोसिस आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपने यहाँ पे आ जाएगा, प्रेशर ही तो लगाना है और क्या करना है, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने 3 को इतनी आसानी से पढ़ा, वैसे ही हम इस चौथी जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसे भी हम बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है कि सर ये क्या चला भला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो डेफिनेशन की तरफ जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब सोल्यूट को भूल जाओ। चलो कि सर हमें वहां तो इतनी सारी चीजें याद करेंगे, हम बायोलॉजी भी रहेगी, बायोलॉजी में कभी सोल्यूट मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है ना। तो कैसे याद रहेगा? तो आपको एक टर्म देखने को मिल रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो किसी किसी चीजों को अलाउ करती है ना। मैं कह देता हूं अगर परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करेगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती है। तो ये चीज याद रख लो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी सेमी मींस हाफ, ठीक है ना। सेमी मतलब वो क्या होता है? हाफ, मतलब सोल्यूट को भूल जाओ, सिर्फ सॉल्वेंट, ठीक है। और एक होती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी ही करेगी। मतलब आप क्या कह सकते हो, सॉल्वेंट को हर एक मेम्ब्रेन अलाउ करती है, डिपेंड करता है सोल्यूट, ठीक है। तो अगर परमेबल है तो वो सोल्यूट को अलाउ करेगी, सेमी परमेबल सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो सिर्फ सिलेक्टेड सोल्यूट को अलाउ करेगी। हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये सोल्यूट को अलाउ ही नहीं करती है बच्चों। तो एक तो दिमाग से ये फितूर निकाल देना कि सोल्यूट मूव करेगा, मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा। और हमें पता है मूवमेंट कहां से कहां चलता है। अगर आपको अपने आप कोई चीज का मूवमेंट कराना है तो वो हायर से लोअर ही जाएगा। तो सॉल्वेंट मूव करेगा तो कहां से जाएगा? हायर कंसेंट्रेटेड से लो कंसेंट्रेटेड की तरफ जाएगा। और क्यों जाएगा सॉल्वेंट? क्यों? क्योंकि आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। तो बस इसी को तो आपको डेफिनेशन में लिखना है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसेंट्रेटेड रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आइए जरा इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन है। ये देखो बीच में मैंने क्या बना दी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन है, एक है C1 एंड C2, ठीक है बच्चों। तो मैं कह देता हूं कंसंट्रेशन जो है किसकी ज्यादा रखूं? मैं कह देता हूं C1 की ज्यादा कर देते हैं C2 के कंपेयर। मैं कह देता हूं अगर C1 ज्यादा कंसंट्रेटेड है मतलब इसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे कम होंगे? सोल्यूट इसमें ज्यादा होगा। सोल्यूट इसमें ज्यादा होगा तो सोल्वेंट इसमें लो होगा नहीं होगा बच्चों? नहीं समझ में आया? मुझे पता है बच्चों आपको नहीं आया, कोई बात, एक बार फिर समझेंगे, फिर हम टीचर किस लिए, ठीक है। आप हैं तभी तो हमारा एग्जिस्टेंस है। मैं कह देता हूं कंसंट्रेशन में फर्स्ट सॉल्यूशन की ज्यादा कर रहा हूं, सेकंड सॉल्यूशन की कम कर रहा हूं। अच्छा हमने कल जो हमारा लास्ट सेशन देखा था उसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो कब कंसंट्रेटेड होगा? कि उसमें जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो गया, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इससे कम होगी, ठीक है। और इधर इसके कंपेयर, अच्छा इसकी ऑलरेडी आप कह सकते हो कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट कम, मतलब यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहां पर हायर कंसंट्रेटेड, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट है। और ये क्या है सॉल्यूशन? लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट है इसमें। अब आप खुद इतने तो ज्ञानी बाबा हो ही कि सर सॉल्यूशन जो होगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मूव करना लग जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई है कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे ही हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस बोला। समझ में आ गई? बिल्कुल समझ। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा,
मैं कह देता हूं यहां से, यहां जो मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं कहूं कि सर एक काम करो ना, आप यहां पर एक ऐसा प्रेशर लगाओ कि इनका सिर्फ मूवमेंट बंद हो जाए, ये जो इधर से इधर आ रहा है ना, ये मूवमेंट बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हो जाए, उस प्रेशर को ही मैं क्या कहूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहूंगा, जो इस मूवमेंट को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on, अच्छा कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर, ये दे सकते हो, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ओके, in order to stop the flow of solvent particles। ठीक है बच्चों, तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमने इस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगाया है उससे ही हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यहां बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम उस डायरेक्शन में लगाएंगे जहां सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहे हैं, इतना लगाएंगे कि वो जो फ्लो है वो फ्लो रुक जाए। ये फ्लो रुक गया तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ठीक है ना बच्चों? उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। कि सर ये तो आपने हमें लैंग्वेज में बता दिया, कि सर लैंग्वेज में तो आपने बता दिया, लेकिन हम मैथमेटिकल कैसे करेंगे इसे? तो आइए हम उसे भी जानेंगे कि इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसे हम जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से किसके होगा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा सॉल्वेंट आएगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है ना, तो भी यही चीज होगी, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं पाई एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलेरिटी, या मोलेरिटी है मल्टीप्लाइड विद द टी। अगर आप इसे इक्वल का साइन लगाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एम तो था ही, कांस्टेंट आर आ जाएगा जो कि गैस कांस्टेंट होता है इनटू टेम्परेचर। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? आर कांस्टेंट के बारे में हमने आपको काफी सेशंस पहले बता दिया था, ठीक है ना। आर एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, ठीक है ना, कि अगर लीटर एटीएम में आप निकाल रहे हो, या आप जूल के अंदर निकाल रहे हो, या कैलोरीज में निकाल रहे हो, ठीक है, 8.14, 0.08 और 2, तो उसके बेसिस पे चलती है। तो ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मोलरिटी इनटू इससे हम क्या कहेंगे, गैस कांस्टेंट आर, और ये टी क्या हो चुका है, टेम्परेचर। कुछ बुक्स में मोलरिटी को सी दिखा रखा है, कंसंट्रेशन है, तो वो भी सेम चीज है। तो हमने बताया ना कंसंट्रेशन, मोलरिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। तो कई बार आपको क्या होगा, मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कई बार आपको मोल्स दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, तो उस केस में आप मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके मोलरिटी निकाल लीजिए। टेम्परेचर आपको किसमें रखना है, पता है हमें टेम्परेचर, हम इसकी ऐसा यूनिट केल्विन के अंदर पुट करेंगे। तो ये क्या था, ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। एक टर्म और बात आती है बच्चों, ठीक है, उसकी जनरली डेफिनेशन पूछते हैं, सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो जो अपने हाई कंसेंट्रेशन एरिया से इधर मूव कर रहे थे, वो इधर आ रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे, मैंने एक प्रेशर लगाया, अब वो ये इधर वापस से वो रुक गया, ठीक है, इससे हमने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले इधर आ रहे थे, उसको ऑस्मोसिस, अब रुक गया एक प्रेशर लगाने पे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इधर के इधर जाएंगे, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन जाएंगे, ठीक है, उससे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। मतलब ये जो ऑस्मोसिस यूं चल रहा था अब यूं हो जाएगा। अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से स्टार्ट होंगे, देयर लोअर कंसेंट्रेशन रीजन से स्टार्ट होकर के देयर हायर कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे। सर ऐसा क्यों?
ऐसा हमें वाटर का डिसलाइनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों। फर्स्ट जो देखी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, किसका? सॉल्यूशन का। तो उस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से पार्शियल प्रेशर जो डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो हमने जो नई वैल्यू निकाली थी वो डिफरेंट आ गई थी। ठीक है, तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का, जो हम कैसे, जिसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो ए के इक्वल हो जाएगा। ए का जो पार्शियल प्रेशर है उसी के इक्वल होगा, क्योंकि बी तो हमने सोल्यूट लिया था जो कि नॉन वोलेटाइल था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी है, मैं एक एग्जांपल पानी का ले रहा हूं, है ना, ऐसे और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। अगेन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, पानी है, उसमें अभी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि हम कह सकते हैं 373.15 केल्विन। ठीक है, अब मैंने उसमें कुछ सॉल्वेंट, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, अब उसे वेपर बनाने में और टाइम लगेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस आया उसे ही हम क्या कहेंगे? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ जाओ कि सर ये क्या था। तो आइस, हम पानी लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है। अब मैंने उसमें क्या कर दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिया। अब उसे फ्रीज होने में टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है। तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा टेम्परेचर डाउन करना होगा फ्रीजिंग के लिए। तो वो जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग के अंदर, उसे ही हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, कहां से? देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसे हमने क्या डिफाइन करा? ऑस्मोटिक, सॉरी, उसे हमने ऑस्मोसिस कहा। और उस फ्लो को रोकने को क्या बोला हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर लगाना पड़ा। और अगर उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में लगा लूंगा तो ये जो सॉल्वेंट है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में चला जाएगा। उस प्रोसेस को हमने रिवर्स ऑस्मोसिस कहा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उसे सॉल्व करना। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। हमारे आज की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये मैंने आंसर्स आपको दे रखे हैं, तो इन आंसर्स के साथ आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। एंड हमारे एजुको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, और हमारे अगले सेशन में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।